Hello everyone, today we will be discussing the NCERT questions of Chapter 4 Agriculture Class 10th. In this video I'll be explaining the NCERT questions and later one video will come in which I'll be explaining all the important questions of this chapter. So let's start. So the first question is multiple choice question. पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ऐसा सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर जिसमें एक ही क्रॉप उगाई जाए लार्ज एरिया में, उसे क्या कहते हैं? दैट इज़ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, जिसमें कॉफ़ी, आपका टी एंड शुगर केन प्लांटेशन भी आता है, बनाना प्लांटेशन एट्सेट्रा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द राबी क्रॉप? सो राबी क्रॉप है ग्राम, दैट इज़ चना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लेगुमिनस? लेगुमिनस क्रॉप वो होती हैं जिनकी रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद भी करता है. यू मस्ट हैव रेड इट इन योर जूनियर क्लासेस. पल्सेस हैं, दालें जो होती हैं हमारी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट इन सपोर्ट ऑफ अ क्रॉप? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है एक फार्मर को कि उस प्राइस पे गवर्नमेंट उनसे उनका प्रोडक्ट खरीद लेगी. Question number 2 is answer the following question in 30 words. So these are short answer type questions. Name one important beverage crop and specify the geographical conditions required for its growth. So beverage crops वो होती हैं जिनको हम पीते हैं, जैसे टी, कॉफ़ी. Geographical conditions में climate आता है, rainfall आता है और कहाँ कहाँ वो उगाए जाते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए. So इस आंसर को आप इस तरीके से लिखेंगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप है, टेम्परेचर जो है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होना चाहिए और टी बुशेस जो होते हैं रिक्वायर करती हैं मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, नमी नहीं होनी चाहिए. एंड द टी बुशेस नीड्स टेम्परेचर मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस. रेनफॉल शुड बी 150 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर्स और थ्रू आउट द ईयर डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, यानी कि एक ही मंथ में बहुत सारी रेन हो गई और अगले मंथ में हुई नहीं. सो थ्रू आउट द ईयर होनी चाहिए. सॉइल इज़ लोमी सॉइल, लाइट लोमी सॉइल यूज़ होती है. And tea is soil exhausting crop, so frequent use of chemical fertilizers and manure is essential. Manures डालने चाहिए, then only the crop will grow properly. So major tea producing states जो हैं आसाम है, बंगाल है, ठीक है, जिसमें बंगाल में दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी are the two districts where these big tea states are found. Then तमिलनाडु, केरला. Apart from these, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी टी प्रोडक्शन करा जाता है. नेक्स्ट इज enlist the various institutional reforms programs introduced by government in the interest of the farmers. फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से रिफॉर्म्स किए हैं, क्या क्या चेंजेस करे हैं ताकि उनका एग्रीकल्चर अच्छा हो सके. सो दिस इज रेफर टू क्वेश्चन नंबर 23. वी विल डिस्कस इट. दिस इज द आंसर. इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म. सो सबसे पहले गवर्नमेंट जब इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया, उन्होंने इंट्रोड्यूस करे ये रिफॉर्म जिसमें लैंड्स को कंसोलिडेट किया गया. बहुत सारे लैंड से उनको जोड़ा गया, आपस में बड़ा लैंड बनाया गया और कॉरपोरेशंस बनाई गई. ज़मींदारी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया और राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट को लगाया गया, जिससे बहुत सारे फार्मर्स को अपना लैंड मिला और वो उनके नाम करा जा सका. पहले ज़मींदार सब पर कब्जा करके बैठे हुए जो अब फार्मर्स के पास आ चुकी थी. नेक्स्ट इज कम्प्रिहेंशन लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम. 1980s और 90s में एक लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया, इनिशिएट किया गया, जिसमें टेक्नोलॉजिकली एंड इंस्टीट्यूशनल दोनों रिफॉर्म्स करे गए, जिसमें क्रॉप को इंश्योरेंस दिया गया, एक तरीके से बीमा दिया गया. ड्राउट में अगर सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, साइक्लोन आ जाए, आग लग जाए, डिजीज़ हो जाए, ये सब चीज़ें. और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करेंगे तो ग्रामीण बैंक्स जो होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में दैट इज़ विलेज क्षेत्रों में होते हैं, एंड दे गिव लोन टू द फार्मर्स ऑन अ लो इंटरेस्ट. देन सब्सिडीज़ दी गई. सब्सिडीज़ मतलब राहत थोड़ी सी. एग्रीकल्चर इनपुट्स लाइक सीड्स, अदर इक्विपमेंट्स, उस पर फर्टिलाइज़र्स, इन पे सब्सिडीज़ दी गई, कम पैसे में अवेलेबल कराया गया. देन HYV सीड्स एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़. सो हाई यील्डिंग सीड्स, ऐसे सीड्स जो ज़्यादा प्रोडक्शन में काम आए, ज़्यादा प्रोड्यूस करें, ऐसे प्रोवाइड कराए गए. एंड सेमिनार्स, अलग अलग सेमिनार्स कंडक्ट करा गए ताकि फार्मर्स को बताया जा सके कैसे क्रॉप उगाई जाए, कैसे उसको अच्छे से नरिश किया जाए, कैसे उसको प्रोटेक्ट किया जाए, एंड हाउ कैन दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी इन देयर प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट इज पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम एंड एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन. एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन सेट करा गया है जो एक प्राइस तय करेगा क्रॉप के लिए. सो गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये फार्मर्स से डायरेक्टली प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीद लेते हैं.
फिर आपका क्रॉप इंश्योरेंस जो होती है, क्रॉप को इंश्योरेंस मिलना, एग्रीकल्चर फाइनेंस देना। क्रॉप इंश्योरेंस एंड एग्रीकल्चर फाइनेंस। सो क्रॉप को इंश्योरेंस मिलता है, एग्रीकल्चर फाइनेंस मिलता है, पैसा मिलता है फार्मर्स को। नबार्ड करके बैंक बनाया गया है जो फार्मर्स की हेल्प करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। द लैंड अंडर कल्टिवेशन वॉज रिड्यूस्ड, द लैंड अंडर कल्टिवेशन हैज़ रिड्यूस्ड डे बाई डे। कैन यू इमेजिन इट्स कॉन्सिक्वेंसेज? जो एग्रीकल्चर हम करते थे, कल्टिवेशन करते थे, ज़मीन कम होती जा रही है धीरे धीरे। सो इससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या रिज़ल्ट हो सकता है? तो सबसे प्रॉब्लम है फूड सिक्योरिटी। उस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा ये फूड सिक्योरिटी को। जो फूड सिक्योर करके रखा जाता है गोडाउंस में, वो कम हो जाएगा, बिकॉज प्रोडक्शन ही उतना नहीं हो पा रहा है, लैंड ही उतना नहीं है। जो एग्रीकल्चर के लिए लैंड था वो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ करा जा रहा है, एंड दैट्स ऑल। दिस विल पुट more pressure on the industries and other sectors because people are migrating from agriculture to other sectors। और लोग एग्रीकल्चर छोड़ के दूसरे सेक्टर्स में जा रहे हैं, तो दूसरे सेक्टर्स पे दबाव रहेगा। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ जो हैं दे विल सफ़र। ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे बेस्ड हैं, वो शॉर्टेज ऑफ मटेरियल्स के कारण दे विल हाइक देयर प्राइजेस। देन दिस विल कैन ऑल्सो लीड टू लैंड डिग्रेडेशन। ज़मीन का ख़राब होना, अगर वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ नहीं करी जाएगी, इट विल लूज इट्स फर्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज suggest the initiative taken by government to ensure the increase in agriculture production। So the same answer, question number 23 that I explained, technological and institutional reforms, वही ये आंसर होगा इसमें भी। जो पहला वाला क्वेश्चन था वो भी उससे रिलेटेड है। अगर ये 3 मार्क्स में आएगा तो आपको उसी अकॉर्डिंग लिखना है, अगर ये 5 मार्क्स में आएगा तो आपको पूरा डिफाइन करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इन 1947 अफेक्ट द जूट इंडस्ट्री? सो 1947 में कंट्री का पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, वेस्ट और ईस्ट। वेस्ट पाकिस्तान को अब बांग्लादेश बोला जाता है और वहीं पर सबसे ज़्यादा जूट कल्टिवेशन हुआ करता था। सो इन 1947 वी गॉट सेपरेटेड एंड वी लॉस्ट दैट लैंड दैट लेटर बिकेम बांग्लादेश। पार्ट 3 वी विल डिस्कस लेटर। पार्ट 4 इज geographical conditions required to grow rice। So we can look at the rice that it requires 25 degree temperature when it is sown and minor variation 26 जा सकता है, 7 जा सकता है, बट इसके आसपास रहे जब इसे सो करते हैं, ग्रो करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। 100 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली इसको चाहिए एंड इट रिक्वायर्स लोमी एंड एलुवियल सॉइल टू ग्रो। So these are the geographical condition which is required to grow rice।